हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस पीवाईक्यूज। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बताइए। आपके पास एक डायग्राम है, दो पुली हैं यहाँ पर ए और बी। ठीक है, एक मास कनेक्टेड है एम। ठीक है, और क्या बोला है यहाँ पर आगे देखना, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है और ये हम इसको यहां से और वहां से नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, दोनों पुली आपकी फिक्स है। कैपिटल एम मास जो मूव कर रहा है उसकी अपवर्ड स्पीड बतानी है। ठीक है, आपको इस मास की अपसाइड स्पीड बतानी है कि ये मास ऊपर जा रहा है, इसकी अपसाइड स्पीड क्या है। ठीक है, ये दोनों के दोनों नीचे जा रही है यू स्पीड से। इसको यू स्पीड से खींचा, इसको भी यू स्पीड से खींचा। ठीक है भाई, इसको यहाँ खींच रहे हैं तो इसको हमने इधर दी वेलोसिटी, इसको यहाँ खींच रहे हैं तो इसको हमने इधर दी वेलोसिटी। तो इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट यहाँ है। ठीक है, चलो तो एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन कंस्ट्रेंट का है ना, एनएलएम में इसको डाल रखा है क्योंकि पुली और मास प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअली कंस्ट्रेंट का है की क्वेश्चन है ये। तो जैसे आपने पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट में होता क्या है, अगर स्ट्रिंग मूव कर रही है, स्ट्रिंग के दोनों एंड जब मूव करते हैं तो जैसे ये वाला एंड स्ट्रिंग का ऊपर जाएगा, है ना, और ये वाला जो एंड अगला वाला नीचे आएगा। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो वेलोसिटी आती है सेम आती है। मतलब ये है कि इस वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला अलोंग द लेंथ v का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा भाई, v cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट। और u ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑलरेडी इस लेंथ के अलोंग है। कंस्ट्रेंट रिलेशन यही है ना, कि इस वेलोसिटी ये है स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, और ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा ये भी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होती है कैसी होती है भाई, सेम होती है। इसका मतलब ये जो u है और जो v cos थीटा है बराबर है। इट मींस v की वैल्यू क्या है, u cos थीटा। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन बताइए। तो आपका जो आंसर है u cos थीटा, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, आसान ही है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, pulleys and strings shown in figure are smooth and negligible mass for the system to remain in equilibrium। इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर जीरो रहेगा। जितने भी मास है सारे इक्विलिब्रियम में, सब पर नेट फोर्स जीरो रहेगी। और क्या बोला है, एंगल थीटा पूछा है, थीटा एंगल हमें निकालना है। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है तो बेटा यहाँ देखना, इसका मास नीचे, इसका मास भी नीचे। ठीक है, अगर आप इस सिमेट्री को अगर देखो ना, सिमेट्री क्या है, ये एम दोनों तरफ एंगल थीटा बना हुआ है, ठीक बीच में लटका हुआ है। पूरा इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी सेम आएगी, है ना। इस स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग की टेंशन सेम है। आप चाहो तो T1 T2 मान लो, तो ये T1 भी mg के बराबर है, T2 भी mg के बराबर है। अगर यहाँ पर आप T1 लेते हो और T2 लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है, इक्विलिब्रियम। तो ये टेंशन इसके बराबर, ये टेंशन इसके बराबर। ठीक है, तो जरूरत नहीं है T1 T2 लेने की, यहाँ T ले लो, यहाँ भी T ही ले लो, और दोनों टेंशन इसके बराबर है, दोनों mg के ही बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला है, मतलब इक्विलिब्रियम है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ टेंशन है T, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T ले लो। ठीक है, इसका जो मास है वो हो जाएगा, मतलब इसका भी जो वेट है वो हो जाएगा बेटा कितना, √2 mg। ठीक, इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करोगे, इस टेंशन का ऊपर जो कंपोनेंट है कितना है, इसका कंपोनेंट T cos थीटा, और इसका कितना है, वो भी T cos थीटा। सही है, और मैं कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम में कर रहा हूँ, इस पर अपवर्ड जो नेट फोर्स है जीरो होना चाहिए, और जो साइड बेस फोर्स है लेफ्ट और राइट में वो भी फोर्स नेट कितना होना चाहिए, जीरो। तो अपवर्ड फोर्स जो ऊपर की तरफ है वो है T cos थीटा, 2T cos थीटा, है ना। इस मास पर ऊपर की तरफ दो फोर्स आ रहे हैं, एक T cos थीटा, दूसरा भी T cos थीटा। नीचे आ रहा है वेट, नीचे आ रहा है वेट, आ रहा है नीचे वेट आ रहा है। सही नहीं है यार, सही है। तो बस आपका क्या, आपको थीटा निकालना है, निकल गया आपका थीटा। यहाँ से T की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, ये जो T है अगर मैं यहाँ डाल दूं, यहाँ पर T डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा आ गया बेटा कितना, mg से mg गया, √2/2 इज 1/√2, तो थीटा इज व्हाट, इट इज 45 डिग्रीज। ठीक है, आपका जो थीटा आ रहा है बेटा 45 डिग्रीज आ रहा है, तो 45 डिग्रीज। ठीक, तो ये भी आसान प्रॉब्लम से ही है। ठीक है, इसमें कोई खास दम नहीं बेटा प्रॉब्लम में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, a string of negligible mass going over a clamped pulley of mass small m supports a block of mass capital M। डायग्राम दिख रहा है आपको,
डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इस स्ट्रिंग को यहाँ बांध रखा है, ये लटका हुआ है। अच्छा यहाँ पर बोला कि इस पुली का खुद का मास है ना, इस पुली का भी अपना मास है, जो पुली बेटा इसका भी मास लेना है हमें यहाँ पर, ठीक है। As shown the figure, the force on the pulley by the clamp, इस पुली पर इस क्लैंप ने, ये क्लैंप हो गया अपना, है ना, ये क्लैंप हो गया, तो इस पुली पर इस क्लैंप ने फोर्स इतना लगाया, पुली इतना इस क्लैंप पर लगाइए, क्लैंप भी उतना लगा देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सारे आपस में अटैच है, तो एक काम करते हैं भाई, अपन थोड़ा डायग्राम शो कर लेते हैं पहले। क्या देखो, ये वही बंधा हुआ पूरा का पूरा सिस्टम है, तो इधर बेटा एम जी, कैपिटल एम जी, सॉरी ये है आपका कैपिटल एम जी, ठीक है, और इस पुली का अपना वेट स्मॉल एम जी, ठीक है। इधर अब इसमें जो टेंशन आ रही होगी, क्योंकि रुका हुआ है, तो टी और एम जी, ये एम जी और ये टी बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी टेंशन होगी ना। अगर मैं पुली की बात कर रहा हूँ, तो पुली पर यहाँ भी टेंशन है और यहाँ भी टेंशन है, पुली पर यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, तो ये वाली जो टेंशन है वो एम जी, तो ये वाली टेंशन भी कितनी है, कैपिटल एम जी। तो स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, ये एम जी टेंशन, इधर भी एम जी टेंशन, ठीक है। अब अगर आप पुली पर सारे फोर्स चेक करोगे, तो अगर हम पुली के सारे फोर्स बताएं, तो पुली का अपना वेट स्मॉल एम जी, पुली पर नीचे की तरफ टेंशन मतलब कैपिटल एम जी, और यहाँ पर एक और टेंशन वही कैपिटल एम जी, सही है नहीं यार। तो इधर कितना फोर्स हो गया, एम जी प्लस कैपिटल एम जी, तो बेटा इस पुली पर नेट फोर्स कितना हो गया, इस पुली का जो नेट फोर्स है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, आपको पता है ना, रिजल्टेंट। तो इसका जो नेट फोर्स है, तो इस पर जो नेट फोर्स आया कितना है अभी, एम जी प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर, ये ए और ये बी, और यहाँ पर एंगल 90, ठीक है। तो ये फोर्स चाहो तो आप जी बाहर कर लो, जी आप बाहर करोगे जी स्क्वायर बाहर जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल एम स्क्वायर, और ये जी आपका बाहर। तो इतना फोर्स नेट पुली पर लगा, नेट इधर की तरफ, ठीक है, और पुली को यहाँ जहाँ से रोक रखा है किसने, क्लैंप ने, तो क्लैंप भी उस पर इतना फोर्स लगा देगा, ठीक है। पुली ने इधर फोर्स डाला है, क्योंकि पुली पर जो फोर्स आया वो पूरा का पूरा रुक रहा है किससे, क्लैंप से। आप सोचो एक चीज कि अगर इस पुली पर इधर फोर्स आया, तो उस फोर्स को रोका है किसने, इस क्लैंप ने, उधर लग जाएगा, मतलब वही नेट, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना, पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो क्लैंप पर भी कितना लगा फोर्स, इतना, और पुली पर भी कितना फोर्स लगा, इतना, नेट, सही बात। तो ये नेट फोर्स ऑफ जो ये दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे फोर्स लगाया। आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा आपके पास, कैपिटल एन, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन इज सी, ठीक है, ये जी बाहर और कैपिटल एम प्लस एम, ठीक है भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। टू ब्लॉक्स मास एम एंड 2m, छोटे वाले का मास m है, बड़े वाले का 2m है। स्ट्रिंग तो वही आपकी मासलेस है, सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग भी यहाँ पे बेटा मासलेस ही है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, यहाँ बोला बेटा ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को क्या करना है, कट करना है, स्ट्रिंग इज कट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m। तो अभी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जब तक स्ट्रिंग को काटा नहीं है। एक काम करते हैं, बिफोर कटिंग एंड आफ्टर कटिंग, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, यहां पर अपन सारे फोर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो अगर काटने से पहले की अगर बात करो बेटा, तो ये जो स्मॉल एम है ना, डायग्राम चाहो तो आप वापस बना लो एक, देखो यहाँ पर यह हो गई आपके पास स्प्रिंग, यहाँ पर आ गया एक 2m, और यहाँ पर आ गया क्या, एक m, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो बेटा इसका वेट और ये टेंशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 2m की बात करोगे, तो 2m पर ये नीचे टेंशन है, टेंशन इसके लिए ऊपर है और टेंशन इसके लिए नीचे है। तो 2m की अगर मैं बात करूँ, तो 2m के लिए बात कर लो, तो 2m पर नीचे एक टेंशन है और इसका खुद का वेट भी है 2mg, और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, इस पे तो फोर्स लगा रही होगी ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो मुझे बता, जब ये बेटा ये रुका हुआ है, कौन सा, छोटा वाला मास, अगर आप छोटे वाला मास को देखोगे ये रुका हुआ है, तो t बराबर क्या दिख रहा है आपको, mg, तो ये भी mg, ये 2mg, 2mg और t कितना हो गया, 3mg। तो इस पर जो नेट फोर्स लगा वो लगा 3mg डाउनवर्ड 2m पर, और ऊपर लगा स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, स्प्रिंग फोर्स है बेटा 3mg,
बात समझ में आ गई? स्प्रिंग फोर्स 3 mg क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स है 2 mg 3 mg सॉरी, और बाकी आपके पास टेंशन आ गया, वेट वगैरह आ गया। अब काट दो। अब क्या होगा? अब ना जैसे आप कट करोगे, किसे? आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, तो स्ट्रिंग कट करते होता क्या है, स्ट्रिंग कट करते ही स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत जीरो होता है, तुरंत जीरो हो जाएगा। बट स्प्रिंग जो वो एलोंगेटेड है तो वो अपना फोर्स कंटिन्यू रखेगी, है ना। जिस टाइम कट किया, जस्ट आफ्टर द कटिंग, स्ट्रिंग तुरंत अपना टेंशन खो देगी, टेंशन पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग जो एलोंगेटेड है वो ऊपर अपना फोर्स लगाए रखेगी। तो होगा ये कि ये जो आपका मास है, स्मॉल एम मास, स्मॉल एम मास तो बड़ा फ्री हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो टेंशन थी खत्म हो गई, नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, mg। तो इस पर एक इकलौता फोर्स है mg, तो ये फ्री फॉल कर जाएगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो g हो जाएगा। फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल में कितना होता है एक्सेलरेशन, g होता है। बट जो 2m है वो बड़ा कनेक्टेड है स्प्रिंग से। तो आप देखो, अगर 2m को आप शो करोगे तो 2m पर अब क्या सिचुएशन है, 2m पर नीचे जो पहले टेंशन थी ये तो खत्म, आपने स्ट्रिंग काट दी। तो अब इस पर नीचे सिर्फ रह गया इसका वेट, और ऊपर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रखी है। कितना स्प्रिंग में फोर्स है, 3 mg है, नहीं है? सही। तो अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इस 2m मास के लिए, तो आप लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या है, और ऊपर की तरफ है आपका कितना, 3 mg, मतलब स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है स्प्रिंग फोर्स और नीचे की तरफ है वेट 2 mg। सोचो, ऊपर स्प्रिंग फोर्स 3 mg, नीचे इसका वेट था, टेंशन यहां पर नहीं है, तो 3 mg माइनस mg, mg तो mg इज इक्वल्स टू 2m है। तो आपसे a पूछा है, a की वैल्यू m से m g/2, तो 2m का जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है, जबकि इसका एक्सेलरेशन g है। तो आपसे पूछा है 2m का एक्सेलरेशन g/2 और m का g, g/2 एंड g, ये आपका आंसर है, g/2 एंड g। सही बेटा, 2m का आ गया और m का आ गया, ठीक। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ ये तो फिर भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग। बेटा यहाँ पर एक स्ट्रिंग है ना, दोनों का आपस में एक स्ट्रिंग से दो मास, मतलब इन दोनों मास को आपस में एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस और फ्रिक्शन नहीं, बड़े इन सारे क्वेश्चन में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन वो हैं जो जिसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ आगे। अब आगे बोला है सेंटर है यहाँ पर P, अब क्या कर रहे हैं हम, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड। इस पॉइंट P को ऊपर खींच रहे हैं हम फोर्स F लगा के, देखा आपको फोर्स F, पॉइंट P को आप ऊपर खींच रहे हो फोर्स लगा के, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो थी ऐसी है ना, स्ट्रिंग ये ऐसी होती जाएगी, और ये जो दोनों मास है पास आते जाएंगे, सिंपल सा सिस्टम है, ये दोनों मास पास आते जाएंगे। यहाँ पर एक सरफेस मानना, एक सरफेस पर रखें, तो जैसे ऊपर खींचोगे इसको तो दोनों मास पास आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, F फोर्स लगा रखा है, द पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द ईच अदर, वही बात आ गई, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x। अभी सेपरेशन 2 है, फिर जब ये ऊपर खींचोगे आप तो ये पास आते जाएंगे, तो जब इनके बीच का सेपरेशन 2x रह जाए तो उस मोमेंट पर इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्वियसली बात है सेम ही होंगे, है ना, ये भी मास ये डिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है सेम होगा, जो भी होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। आ जाओ, तो एक काम करते हैं, ये हमारा हो गया फोर्स F, ये स्ट्रिंग इधर तक आ चुकी है, ये स्ट्रिंग यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। और ये जो मास है इधर कर रहा है एक्सेलरेट, ये जो मास है इधर कर रहा है एक्सेलरेट, है नहीं है, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है अभी कितना हो गया बेटा, ये 2x रह गया है, ये सेपरेशन 2x रह चुका है, ठीक। सपोज ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और क्या, ठीक है। ये वाले स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये कितनी है, a है स्ट्रिंग की लेंथ, बेटा ये a थी ना, तो जब इसको ऊपर खींच रहे हो, जब आप इसको ऊपर खींच रहे हो तो ये इधर होती है टेढ़ी, है ना, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सही है। चलो अब हमें क्या करना है, अब देखो बड़े यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर आप बात करो तो इस स्ट्रिंग में टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T मान लो,
मास के लिए टेंशन इधर होगा, इसका टेंशन इधर, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टेंशन यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ, क्या देखना, ऊपर ये फोर्स, इस पॉइंट के लिए यहाँ पर एक टेंशन है, यहाँ पर भी एक टेंशन है, और ये जो एंगल है थीटा थीटा है ना। तो बेटा टी का ये वाला जो कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा, कितना हो गया 2t कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा, तो कैंसिल हो रहे हैं। सही। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट के लिए अगर आप मान लो, तो मेरा पॉइंट यहाँ कोई मास तो है नहीं, तो आप लिखते हो मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर दिस पॉइंट, देयर इज नो मास एट दिस पॉइंट, यहाँ पर कोई मास अटैच नहीं है। मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन और इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर f है, नीचे -2t cos थीटा है। सही है, तो f की वैल्यू क्या आ रही है 2t cos थीटा, ये कोई रिजल्ट आया अभी, f की वैल्यू क्या मिली 2t cos थीटा, cos अपन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये f थोड़ा निकालना है, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये a बड़ा स्ट्रिंग की लेंथ है, इसका एक्सेलरेशन कुछ और मान लेंगे अपन, कैपिटल A मान लेंगे। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम वापस बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, ये वाला मास इधर कर रहा है एक्सेलरेट, इसका एक्सेलरेशन में कैपिटल A मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जो एंगल था वो थीटा था, इसका जो टेंशन था बड़ा टी था, ये सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, इसका इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा टी कॉस थीटा, तो एक यहाँ जाएगा टी साइन थीटा, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक, जिस भी सरफेस पे चल रहा है उस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल आ रहा होगा और इसका वेट नीचे होगा। सही, मास है आगे चल रहा है स्मूथ सरफेस पर, तो इसका वेट नीचे होगा, सरफेस की वजह से ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा, टी कॉस ऊपर है, टी साइन थीटा यहाँ पर है। तो अगर आप इस मास का एक्सेलरेशन यहाँ ले रहे हो तो इस मास m की इक्वेशन क्या बनाओगे, वही मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। बोलो a की डायरेक्शन में कौन है, ये जो एक्सेलरेशन लिया है कैपिटल A, कैपिटल A एक्सेलरेशन ले रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, यही तो है टी साइन थीटा, और तो क्या है टी साइन थीटा, खत्म बात। सही है, अब मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना है, बोलो भाई अपना काम हो गया क्या। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या थी, f इक्वल्स टू 2t cos थीटा, तो अपन t करते हैं एलिमिनेट, इस t sin थीटा को अपन क्या करते हैं, इस पहले वाली इक्वेशन से डिवाइड मार लेते हैं। ठीक है, आ जाओ डिवाइड मार लो, t sin और ये 2t cos थीटा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या था भाई, इज इक्वल्स टू में f था ये वाली। ठीक है, तो मैंने डिवाइड मार दिया, दिख रहा है आपको, पुरानी वाली जो इक्वेशन थी पहले वाली, उसको मैंने नई वाली से डिवाइड मार दिया। अब बोलो साइन बाय कांस्टेंट टी से टी गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा अपन को a निकालना है ना, तो f को यहाँ भेज दो, f ये 2 नीचे m भी नीचे इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास f बाय 2m, साथ में tan थीटा डायग्राम से निकल जाएगा, डायग्राम का है हमारा, डायग्राम का ये रहा, थीटा मैंने ये लिया था, तो tan थीटा p बाय b, तो परपेंडिकुलर उसके सामने बेटा ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी रह गई थी x, है ना, हम काम कर रहे हैं, हम x रे निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, जब ये डिस्टेंस कम होके कितनी रह गई थी, पहले तो a थी बाद में x रह गई, तो ये x, तो थीटा के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और बेस बेटा ये वाला, है ना, तो ये रहा आपका हाइपोटेनस a, ये परपेंडिकुलर x, तो आप बेस निकाल लोगे रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना था भाई x था, और बेस बनेगा आपका रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पाइथागोरस से। तो यही आपका एक्सप्रेशन है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन फटाफट से, f बाय 2m के साथ क्या था, x था या x था, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज pt, मोमेंटम आपको दे रखा है। ठीक है, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम, बड़ा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको p दे रखा है ना, ये तो आपको p दे रखा है, p वेक्टर दे रखा है यहाँ पर, p वेक्टर है ये। ठीक है, तो कोई यहाँ पर कांस्टेंट है a, साथ में क्या आपके पास i कैप cos kt माइनस j कैप sin kt। एंगल निकालने का तरीका क्या है, अगर आपके पास है ना कंपोनेंट फॉर्म में आ गई i कैप j कैप आ रहे हैं, तो एंगल निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है।
तो मुझे तो अगर मेरे पास मोमेंटम है पी वेक्टर तो मैं एफ वेक्टर निकालना जानता हूँ। पी यहाँ पर बेटा टी आ रहा है, पी फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको निकालना आता है ना भाई, ये आपका फोर्स होता है। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन है, करो डिफरेंशिएट करो। आई कैप तो छोड़ो, कॉस कितना होता है माइनस साइन, है ना, कॉस का हो जाएगा आपका माइनस, ये आई कैप एज इट इज साइन के टी, सही है नहीं है। और आपको पता है भाई ये जो के है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ये के बाहर आ जाता है, इसका भी मतलब चेन रूल, तो के आपका बाहर आ जाएगा, तो के यहाँ ले लो, के यहाँ लगा लो जाके, ऐसे यहाँ करोगे तो माइनस एज इट इज जे कैप एज इट इज साइन कितना होता है कॉस के टी, और वही के इसका फिर से करना पड़ता है चेन रूल में, तो ये फिर से हो जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन हो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब आपके पास पी वेक्टर और एफ वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने डायरेक्ट लगा तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एंगल निकालने वाला, यहां से आप निकाल लो, सही है नहीं है। ये ए वेक्टर मतलब वो पी वेक्टर और ये बी वेक्टर मतलब एफ वेक्टर, यहां से निकाल दो। वैसे अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, मैं अगर वो सॉल्व करूं कॉस थीटा निकालने के लिए, अगर बेटा ये निकालूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का अगर आप डॉट ले रहे हो, एफ डॉट एफ ले रहे हो, तो लेके देखो जीरो हो रहा है, कैसे हो रहा है चेक कर लो। जब आप डॉट लेते हो तो डॉट बड़ा आसान होता है, आई को आई से डॉट करना होता है, आई डॉट आई वन होता है, तो मैं इस टर्म को इससे करता हूं तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा मेरा, आई डॉट आई कितना हो जाएगा मेरा, आई डॉट आई वन, तो कॉस के टी साइन के टी, साइन के टी और कॉस के टी बच रहे नहीं बच रहे, और ये के और आ रहा है यहाँ पे साथ में आ गया। ऐसे इनका डॉट लोगे तो ये ए इंटू तो फिर से ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस रह गया ना, आई डॉट आई वन हुआ, बट ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये माइनस ले लो, ये आई डॉट आई वन को हुआ और ये आपका माइनस आ गया, ऐसे जे डॉट जे वन और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या प्लस, यहाँ पर भी के है मेरे पास, के है, ए इंटू ए चलेगा ए स्क्वायर और साइन कॉस एज इट इज, चेक करो अच्छे से, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट है, आई को आई से जे को जे से, इस टर्म को इसके साथ फिर इस टर्म को इसके साथ, दोनों टर्म कैसी है सेम है, साइन अपोजिट है तो जीरो हो गया। और आपको पता है क्या पता है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों कैसे होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा है बेटा कितना है वो 90 डिग्री है, ऑप्शन आपका डी आ गया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो सो एंगल इज 90। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला जानते हो, तो पैराबोला कैसा होता है भाई, ये अपन एक पैराबोला बनाया, पैराबोला की शेप में एक वायर को बेंड किया हुआ है, और इक्वेशन है आपके पास ये वाली, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं अपन, कुछ लाइन वगैरह खींच लेते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भाई, ये आपके पास क्या, ये एक्स एक्सिस मान लेना इसको आप, और एक और हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, ये देखो इसको आप वाई एक्सिस मान लो, चलो ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, पैराबोला बन गया। अब क्या यहां पर ना आगे बोला है बीड ऑफ मास एम मूव ऑन इट, इस पर एक बीड है, ठीक है, इस पैराबोला पर इस वायर पर ना एक बीड की बात चल रही है जो इस वायर पर मूव करेगी कैसे ना कैसे। आगे बोला है मतलब वायर इज एट रेस्ट, अगर वायर रेस्ट में है तो ये लोएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली बात है जो बीड है लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर होगी ना, जो बीड है वो इस लोएस्ट वायर में एक अपन ने बीड डाल रखी है, बीड, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, तो अभी वायर स्टेशनरी तो बीड यहाँ पर पड़ी है वायर पे, ठीक है, ये बेटा वायर का फ्रेम है। अब द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस वायर को आगे भगाना है, एक्सेलरेट करना है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ आगे भगाना है, तो सिंपल सी बात है इस बीट पर शूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, ये बीट कहाँ है इस वायर में है, और वायर अगर एक्सेलरेट करेगा तो ये है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो इसमें शूडो फोर्स एक्ट हो जाएगा, तो बीट अभी यहाँ थी यहाँ पहुंच जाएगी बाद में कहीं ना कहीं, ये बीट कहीं ना कहीं पीछे आएगी ना, फोर्स लगा इसके ऊपर। अब क्या बोला है एक्सीडेंट ए द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीट,
बीड इक्विलिब्रियम है, समझ गए, नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर बीड इक्विलिब्रियम है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से बतानी है, फ्रॉम द वाई एक्सिस, इस बीड की डिस्टेंस ये बतानी है वाई एक्सिस से, ठीक है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब आपको एक्स निकालना है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो बीट की डिस्टेंस ये निकालनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले डायग्राम चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक बेटा आपके पास एक आर्क आ गया ना, तो अगर आर्क है, एक कर्व है, तो आप पहले टेंजेंट डालोगे, ठीक है, तो मैंने एक टेंजेंट डाल दिया, दिस इज अ टेंजेंट, और यहाँ पर आपकी बीड है, दिस इज बीड, और ये टेंजेंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, सही, ये डिस्टेंस आपको बेटा निकालनी है, और इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, टेंजेंट देख गई, इस टेंजेंट रेड वाली का ना, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल का कितना है, थीटा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, करते हैं भाई, कितने फोर्स हैं, एक तो इसका अपना वेट नीचे mg, एक यहां से जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल का होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस किसकी, वायर की, तो ये परपेंडिकुलर, और शूडो फोर्स एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट, ये शूडो आ गया, क्या होता है, मास ऑफ द बीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये शूडो आ गया, सही है, ये शूडो फोर्स, ये mg, और उधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब कुछ एंगल वगैरह देखना आप, ये टेंजेंट का एंगल लिया था मैं थीटा, मैं कुछ कंपाउंड करने वाला हूँ अब, आप देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, ये थीटा है, तो और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना फिर, तो देखो कैसे भी देख लो, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ले लो, है ना, ये वाला जो बचा, ये वाला आपका 90 थीटा हो जाएगा, कैसे भी देख लो, है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 थीटा, अब ये टेंजेंट है और ये उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल जा रहा है, तो ये अगर 90 थीटा, तो फिर ये वाला वापस से कितना थीटा हो जाएगा, हो गया ये वाला एंगल थीटा। अब अगर एंगल आ गया है, तो बड़ा इस नॉर्मल का ये वाला कंपाउंड ले लो, नॉर्मल का ये कंपाउंड कितना हो जाएगा, n cos थीटा, ये वाला, और नॉर्मल का ये वाला कितना हो जाएगा, n sin थीटा, हो गया, कंपाउंड कर दिया नॉर्मल के। अगर ऐसा है तो वही इक्विलिब्रियम है, तो वही n cos थीटा ये किसके बराबर है, mg का, ठीक है, और n sin थीटा ये किसके बराबर है, n sin थीटा किसके बराबर है, mg के, नेट फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले फोर्स बराबर कर दिए मैंने, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर लेता हूं दोनों को, डिवाइड मार दो, डिवाइड मारोगे तो n से n गया tan थीटा, ये m से m गया a बाय g, ठीक है। अब देखो एक चीज, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये x निकालना है, x, अब x के लिए आपके पास एक इक्वेशन है बेटा, इस वायर के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है y बराबर kx स्क्वायर, है नहीं है, ठीक। अब मुझे अच्छी बताओ, ये थीटा है, ये tan थीटा निकाला है मैंने यहाँ पर, क्यों निकाला होगा सोचो, क्योंकि बेटा इस पॉइंट पे जहाँ आके रुकी है वायर में स्लोप है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, है, होता नहीं होता, और स्लोप को आपको एक चीज और पता है, वो dy बाय dx से तो निकलता है, dy बाय dx क्या होता है, स्लोप, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dy बाय dx, तो कितना आएगा, k कांस्टेंट है 2kx, ये आपका कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x हो गया, तो ये है dy बाय dx विच इज स्लोप, और ये भी आपका स्लोप ही है, तो आप दोनों को कर दो बराबर, a बाय g की वैल्यू अगर 2kx करोगे आप बराबर इन दोनों को, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x की वैल्यू a अपॉन 2kg, चेक करो सही है, तो a बाय 2g के, हाँ 2kg 2g के की बना, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी आ गया, कैसे गया समझ गए, अपन ने यहाँ पर बीट लेके आया, नेट फोर्स को 0 किया, नेट फोर्स 0 करने वाली कंडीशन है ये वाली, और फिर वायर की जो इक्वेशन थी पैराबोला वाली, वहां से अपन ने स्लोप dy बाय dx निकाल दिया, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉल ऑफ मास m 0.5 kg, एक बॉल है अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5, इस स्ट्रिंग की बड़ा लेंथ दे रखी है हमें, ये लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ऐसे घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, इस बॉल को ऐसे घुमाना है, ठीक है, घुमाओ 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 घुमाओ, ठीक है। अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ ऐसे बॉल को हम घुमा रहे हैं, ठीक है। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बेयर इज 324, इस स्ट्रिंग में टेंशन, अगर मैं बॉल की बात कर रहा हूँ तो ये जो टेंशन है T,
ये मैक्सिमम 324 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। चला गया तो टूट जाएगा, सिंपल सी बात है, झेल नहीं सकती भाई स्ट्रिंग। तो अगर मैक्सिमम टेंशन इतना है तो इस बॉल की आपसे पूछिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा आपसे पूछा है इस बॉल को आप कितना तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, ये टेंशन बढ़ते 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 इससे ऊपर ना जाए, तो उस टाइम ओमेगा क्या होगा? जब ये टेंशन यहाँ तक पहुंच जाए तो उस टाइम ओमेगा क्या होगा? हमारे हमारे और तेज और तेज और तेज तेज करते यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आसानी हो सकता है यार, है ना, कैसे करना है। तो सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, फोर्स तो है ही सही। तो यहाँ पर बेटा टी ये है, इसको आप कुछ एंगल ले लो, थीटा ले लो, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? अगर ये क्या है, ये लेंथ है ना आपकी, ये लेंथ है एल जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस बेटा अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये होगा एल कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका एल साइन थीटा, ठीक है। इस पाथ की रेडियस आ गई एल साइन थीटा, ठीक है, नहीं है एल कॉस एल साइन, हो गया। आपको पता ही है, क्या पता है कि भाई अगर मैं कंपाउंड दिखाऊं आपको, कंपाउंड दिखाता हूं आपको यहीं पर, तो यहाँ पर एक कंपाउंड आने वाला है। अगर ये टेंशन टी है तो ऊपर क्या आएगा भाई, यहाँ पर टी कॉस थीटा, ये तो ये भी थीटा, ये थीटा ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, देखो। और यहाँ क्या आएगा, टी साइन थीटा। मैंने इस डायग्राम में कर दिया सब कुछ यार, ये टी है तो ये वाला टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा। नीचे क्या है, नीचे वेट होगा, नीचे क्या है भाई, नीचे वेट है। तो अब अपन एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लें, इक्वेशन आते हैं भाई कि ऊपर ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, नीचे बॉल के वेट को, ठीक है। और दूसरा क्योंकि बॉल चक्कर लगा रही, तो आपको पता है चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मुझे ओमेगा की भी जरूरत पड़ेगी, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब रेडियस, क्या रेडियस है इसकी, एल साइन थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल इज एल साइन थीटा। तो ये सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, टी साइन थीटा। देखो सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ बॉल पर एक तो फोर्स है टी साइन थीटा, तो ये मिल गया मुझे टी साइन थीटा। अच्छा साइन कट गया, साइन गया भाई अपना, साइन कैंसिल हो गया, हमें फाइनल हमें ओमेगा निकालना है, हमें ओमेगा निकालना है। और आपके पास कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी टेंशन में दे रखा है। तो अपन एक काम करें यहां से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू टी, टी बाय क्या, टी बाय एम इंटू एल, यही है। और टेंशन यहां से निकाल लेते हैं, खत्म अपना काम। और टेंशन अगर यहां से निकाल रहे हो आप, टी कितना आएगा, एम जी बाय कॉस, टी यहां से निकालता हूं मैं, तो टी की वैल्यू एम जी बाय कॉस थीटा, साथ में ये एम एल, समझ गए क्या कर रहा हूं मैं। यहां से बड़ा ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, टी बाय एम एल, और टी यहां से लिखा है मैंने, जो भी है टी यहां से लिखा एम जी बाय कॉस, तो उल्टा लिख देगा, टी सही लिखा एम जी बाय कॉस, तो एम गया। तो ओमेगा स्क्वायर मुझे दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, एम से एम गया तो जी बाय एल, साथ में कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन से आएगा, कॉस थीटा डायग्राम से निकालेंगे। कॉस थीटा के लिए डायग्राम में अपन को क्या दे रखा है, डायग्राम में एंगल कहाँ आ रहा है, नहीं कोई गड़बड़ कर लिया अपन ने शायद, अपन को फाइंड करना ओमेगा, नहीं जरूरत क्या है इसकी, अरे अरे क्वेश्चन हो गया बेटा, अपन को यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, अपन का तो ओमेगा स्क्वायर आता हो गया, आगे जरूरत ही नहीं टी पुट करने की, क्योंकि टेंशन दे रखा है। तो मिस्टेक क्या हो गई, टेंशन की वैल्यू दे रखी है, जब टी जैसे ओमेगा बढ़ेगा टी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, अपन ने आगे देख लिया दादी। तो आप टी पुट कर दो ना डायरेक्टली यहाँ पर, तो मुझे ओमेगा चाहिए, और क्या चाहिए, ओमेगा निकालना, टी कितना है 324, मास दे रखा है, कहाँ है मास, मास आपका 0.5, ये तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। और लेंथ भी दे रखी है, लेंथ 0.5 खत्म। तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 324, ठीक है। तो रूट ले लो इसका, 4 का रूट 2 और 324 मतलब 18, तो ये हो गया आपका ओमेगा कितना 36 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा आ गया भाई, चेक करो ये रहा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, यही खत्म हो गया था, क्लियर भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a particle of mass m is moving in xy plane such that its velocity at point is given by, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, तो पहले वो लिख सकते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास कुछ वेक्टर फॉर्म में, अल्फा
साथ में y बेटा यहाँ पर x कैप है, तो वही x कैप मतलब आप समझना कि i कैप ही, ठीक है, i कैप ही है, प्लस 2x y कैप मतलब वही j कैप ही है, ठीक है, इन्होंने x कैप y कैप लगा लिया। अल्फा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स पूछा है, मास यहाँ पर m दे ही रखा है, ठीक है, मास आ रहा है, तो फोर्स निकाल लो, तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल्स टू m है, ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा m, और ये dv बाय dt, सही नहीं है, m a एक होता है dv बाय dt, यहाँ पर t, अभी देखो डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा हूँ मैं, तो m छोड़ो, डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन इस v का, इसमें अल्फा तो बाहर है, बाहर रहने दो, तो इसका करना है डिफरेंशिएशन, अब i कैप j कैप तो डायरेक्शन है, वो तो रोटेट हो नहीं, वो तो फिक्स है, तो y का करता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा dy बाय dt, साथ में x कैप, प्लस इसका करता हूं मैं 2 dx बाय dt, साथ में y कैप, समझ लो, मैंने m लिखा एज इट इज, dv बाय dt में बेटा ये अल्फा प्रेजेंट था, अल्फा ये रहा, इसका किया डिफरेंशिएशन dy बाय dt हुआ, इसका किया 2 dx बाय dt हुआ, बाकी x कैप y कैप वहीं के वहीं है। अब जैसा आपको पता है dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी, dx बाय dt का मतलब क्या है भाई, dx बाय dt आप सबको पता है भाई, इट इज वेलोसिटी, x is position if any particle is moving along x axis, तो बेटा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर मैं पोजीशन y ले रहा हूं x की जगह, पोजीशन x की जगह y है, तो ये भी तो वेलोसिटी है भाई, ये y कंपोनेंट है, सोचो बस ये बात है, dx बाय dt क्या है, अगर पार्टिकल x एक्सिस पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी dx बाय dt, क्योंकि उसकी पोजीशन x में चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। बड़े ये क्या है dy बाय dt, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है ना, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, ये रहा, y कंपोनेंट डालो ना इसके अंदर, खत्म हो गया, आपका आंसर आ चुका है, m into अल्फा y कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट ये रहा, क्या 2x नहीं है, साथ में अल्फा भी इंटू हो रहा है, y कंपोनेंट मतलब j कैप के साथ जो बैठा है, j कैप के साथ 2x अल्फा बैठा है, तो डाल दो आप 2x अल्फा और ये x कैप, और dx बाय dt वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये, इसके साथ जो बैठा है, कौन बैठा है, अल्फा y, इसके साथ कौन बैठा है, अल्फा y बैठा है, तो यहाँ पर 2 अल्फा y और ये y कैप, आप देखो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या 2 बाहर है, अल्फा बाहर है, तो 2m, अल्फा बाहर आएगा तो अल्फा स्क्वायर, साथ में बचा x कैप एंड y कैप, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन चेक करना, 2m अल्फा स्क्वायर ये रहा, x कैप y कैप, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी आ चुका है, ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट हमारे पास हेमिस्फेरिकल बॉल of radius r.1 meter is rotating about its own axis. एक बोल है हमारे पास, तो यहाँ बनाते हैं एक बोल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल है, ये कोई हेमिस्फेरिकल बोल ले लो आप, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक, अब ये बोल रहा है आगे कि ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इसकी एक्सिस कहाँ है भाई, यही है इसकी एक्सिस, क्या है देखो ये है इसकी एक्सिस, ठीक है भाई, ये इसकी एक्सिस है, थोड़ी साइड में कर लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है, तो ये इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, ये ऐसा कुछ बोल रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो घुमाने वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है हमें, ओमेगा की बात चल रही है, तो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। आगे A particle of mass m, mass है इसका 10 की पावर -2 kg on the frictionless inner surface, friction नहीं है, और the ball is also rotating with the same speed omega, उसी स्पीड से साथ साथ घूम रहा है वो, है ना, the particle is at a height h from the bottom of the ball, तो देखो ये पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचा हुआ है और यहाँ वो घूम रहा है भाई इसके साथ साथ, ठीक है, इसका मास है m, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है बेटा, ये भी घूम रहा है साथ साथ, और इसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, द पार्टिकल इज एट ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉल, तो ये जो हाइट है, अगर मैं हाइट शो करूं तो बेटा यहाँ पर
बॉटम से जो हाइट है ये h बोली हुई है, ये वाली हाइट h है, और पूरी रेडियस हो गई है ना, रेडियस r दे रखी है ना इसकी, रेडियस यहाँ पर r है 0.1 मीटर, तो अगर रेडियस इस पूरे की r है, ये वाली रेडियस ये r हो गई, ये रेडियस आपके पास, ये रेडियस है ना, ये रेडियस, ये पूरी रेडियस, ये r है 0.1, तो बेटा ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये कितना बचा, ये वाला पार्ट, इसको अलग से छोड़, आपके पास जो बचा ये वाला पार्ट कितना बचा, r माइनस एच, समझे, ये पूरा आपका कितना था, r था रेडियस सेंटर से यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका h लिया है हाइट, तो r माइनस एच कुछ बचा ही है। अब आगे क्या करना है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा, तो पहले तो आपको h और ओमेगा में रिलेशन कुछ निकालना है, तो उसके बाद आगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h, कितनी स्पीड से कम स्पीड से घुमाए कि आपका जो h है वो जीरो ना हो, कि पार्टिकल यहीं बैठा ना रह जाए, थोड़ा सा किसी हाइट पर रहे। तो पहले तो अपन रिलेशन निकालते हैं h का ओमेगा के साथ, तो यहाँ से मिल ही जाएगा, चक्कर लगा रही है बॉडी, तो चक्कर लगा रही है तो आपको पता है क्या करने वाले हैं हम, देखना था, तो सेंटर की तरफ हमें क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा, ठीक, अभी कौन कौन से फोर्स है, यहाँ पर इसका वेट आएगा mg, ठीक है, सेंट्रिपिटल से कर लो आप, 14 शूडो से कर लो, कैसे कर सकते हैं, और इधर क्या ले रहा हूँ मैं, इधर में ले रहा हूँ नॉर्मल ले लेता हूँ, नॉर्मल हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर शूडो ले सकते हो भाई, कि भाई ये शूडो यहाँ ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं बोल को बोलूँ भाई बोल क्या है, आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो आप एक काम कर लो, आप शूडो ले लो, इसको छोड़ दो आप, ये शूडो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा शूडो, m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस क्या थी इसकी, रेडियस स्मॉल r मान लें, जैसे निकाल सकते हैं इसको स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसी बॉल के फ्रेम में हूँ, बॉल इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो n का ये वाला एक कंपाउंड ले लो, तो एंगल चेक कर ले पहले, इसको मैं कुछ एंगल थीटा ले लूँ, पूरा यहाँ पर थीटा दिखेगा, ठीक है, तो n का एक कंपाउंड n cos और ये n sin हो जाएगा, तो n cos थीटा किसके बराबर है, वेट के, और n sin थीटा किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस स्मॉल r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, तो एक काम और करो ना, तो रेडियस स्मॉल r, इसको हम क्या करें, ये थीटा बोला मैंने, मुझे थीटा चाहिए क्या, मैं थीटा तो अपन ने एज्यूम किया, तो थीटा हमें चाहिए भी नहीं, थीटा अपन हटा लेंगे इजीली, थीटा यहाँ से हट जाएगा, तो अपन को पहले क्या निकालना है, ओमेगा का h से रिलेशन, तो h से रिलेशन देखो क्या है, ये कैपिटल R है, ठीक है, तो कैपिटल R ये और ये R माइनस एच, तो कैपिटल R और R माइनस एच का जो रिलेशन दिख रहा है आपको साफ साफ, इट इज b बाय h cos थीटा ना, आपको दिख रहा है बेटा साफ साफ, b बाय h, R माइनस h अपॉन R, इट इज cos, सही है, ये हो गया b और ये हो गया h, तो यहाँ से एक चीज और आ गई, यहाँ से भी कुछ आ ही रहा है, अब अपन कर लेंगे एलिमिनेट, देखो ध्यान से क्या किया, एक बार फिर समझ लो, ये हो गया मेरा कैपिटल R माइनस एच अपॉन R, ये थीटा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज कैपिटल R, तो b बाय h किया तो cos हो गया, यहाँ से भी cos दिख रहा है, n में हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, स्मॉल r भी निकाल दो यार, स्मॉल r क्या ली थी, इसकी रेडियस ना, स्मॉल r ये वाली रेडियस है, तो स्मॉल r क्या है, अगर ये कैपिटल R है, ये r cos थीटा, तो ये r sin थीटा, स्मॉल r क्या रेडियस, विच इज कैपिटल R sin थीटा, तो एक काम करो, डालता रेडियस कैपिटल R sin थीटा, अपन ने पहले भी किया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, ठीक है, तो स्मॉल r मतलब इस रेडियस की ये वाला जो कंपोनेंट है, ये cos और ये sin, तो यहाँ से तो आपका गया, ये क्या गया, साइन मान उड़ा दो यार, ये साइन तो उड़ा दो, तो मेरे पास क्या बचा, n इज टू m ओमेगा स्क्वायर, r बचा, मुझे रिलेशन चाहिए, देखो यहाँ पर आ जाएगा, तो n cos, तो इसके अंदर यहाँ इसके अंदर अपन n डाल दें, m ओमेगा स्क्वायर r, ये डाल दिया मैंने n, देखो n ये डाल दिया, और cos ये डाल दो, क्या r माइनस एच अपॉन r, देखो ध्यान से, सही करा मैंने, यहाँ पर बेटा n डाल दिया एक तो, और एक cos डाल दिया, देखो थीटा तो मैंने एज्यूम करा ना, तो थीटा कर दिया एलिमिनेट, ठीक है, n निकाल दिया मैंने, अब मेरा आंसर यहाँ से मुझे मिल जाएगा, जो भी मिलेगा, चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है, तो m से m जा रहा है, r से स्मॉल r जा रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का जो रिलेशन आया है h के साथ, वो आ गया आपका g और ये r माइनस एच, ठीक है, देखो ओमेगा स्क्वायर और ये g, सही है, ठीक है बेटा, ये अपना ओमेगा स्क्वायर और h का रिलेशन है, ओमेगा और h का रिलेशन आ चुका है, ये आ गया, r तो कांस्टेंट है जो गिवन है, और g की वैल्यू आपको पता है 9.8,
ठीक है, तो ये ओमेगा और एच में रिलेशन आ गया, पहला पार्ट है। आगे क्या है, तो एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी अपॉन आर माइनस एच, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसमें और कुछ पूछा है, ये कहाँ आ गया, मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लिख लेते हैं इसमें, ओमेगा स्क्वायर कितना आया, जी अपॉन आर माइनस एच, ठीक है। अब इसमें बोला है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, ओमेगा की ही वैल्यू निकालनी है, ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, एच की नॉन जीरो वैल्यू के लिए ओमेगा की मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपको इसको मिनिमम करना है, ओमेगा को क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैक्सिमम करने के लिए बेटा आर माइनस एच, आर माइनस एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर ही है, और क्या, आर माइनस एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर। जब एच सबसे छोटा कर दोगे, एच सबसे छोटा, ठीक है, छोटा का मतलब मेरे लिए यहाँ पर एच नेग्लिजिबल कर रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी, एच की वैल्यू जो है अगर मैं इसको सिर्फ इसको नेग्लेक्ट कर दूं, है ना, एच टेंड्स टू जीरो, व्हेन एच नॉट एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो बोलने का मतलब अपन सेंटर पे बैठ गए, अपन इस बोल के सेंटर पे नहीं आना चाह रहे, यहाँ नहीं बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर एच 0.0000001 करना है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। तो ये जो ओमेगा आएगा कितना आ जाएगा बेटा, जी बाय आर, तो यहाँ से ओमेगा कितना मिला, अंडर रूट जी बाय आर, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ओमेगा की वैल्यू हो गई, जी पता है 9.8 और कैपिटल आर पता है, कैपिटल आर दे रहे छोड़े, कैपिटल आर ये रहा 0.1, तो ओमेगा सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू अपने पास आंसर है क्या, ये तो आपका पहला वाला आंसर है, एच बराबर ये आपका हाँ ठीक है, पहला तो आंसर आ गया। आगे आगे कुछ और भी है, तो बी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेटा अपन ने ओमेगा की मिनिमम वैल्यू ये निकाल दी। अब आगे पूछ रहा है ये क्या, इट इज डिजायर्ड टू मेजर जी यूजिंग द सेटअप बाय मेजरिंग एच, एच की हेल्प से जी मेजर करना है, assuming that r and omega are precisely known and the least count in the measurement of h is 10 की power minus 4, least count बताओ, आप समझते हो एरर है, तो जो h है उसका जो उसमें जो लीस्ट काउंट है, उसमें एरर है वो इतनी है, तो h की हेल्प से हमें g निकालना है, मिनिमम पॉसिबल एरर इन g, तो यहां से आप g निकाल लो यार, है ना। तो कैसे निकालोगे, आपके पास h की हेल्प से g निकालना है, h की हेल्प से, तो ये बेटा ये सेटअप है आपके पास। यहां से एक काम करते हैं, मैं g लिखता हूँ, h की हेल्प से g, तो g अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से है ना, क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर r माइनस ओमेगा स्क्वायर h, ओमेगा, ठीक है। तो ये दो टर्म जब ऐड होती है तो एरर वाला पार्ट आ गया, जब दो टर्म ऐड या सबट्रैक्ट होती है तो आप एरर लिखते हो एब्सोल्यूट वाली, डेल्टा जी, वही पूछा, डेल्टा जी कहां है, डेल्टा जी पूछा, ये रहा, है ना। जब दो टर्म ऐड या सबट्रैक्ट हो रही होती है तो इसकी एरर बेटा, ये तो बोला है ओमेगा और आर, ओमेगा और आर तो कैसे आप, वो तो प्रिसाइज है, ओमेगा आर नॉन प्रिसाइजली, तो इनमें कोई एरर नहीं है, तो इसकी जब एरर लिखोगे वो तो आएगी नहीं, तो दूसरी एरर ऐड करोगे, हमेशा ऐड करते हैं, एरर हमेशा ऐड होकर आती है, आपको पता है, तो मैं प्लस ही लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा में कोई एरर नहीं है, एच में एरर है, वो तो दे भी रखी है, डेल्टा एच, दिस इज एरर, सही है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, इसमें एरर नहीं है, प्लस एरर जब अपन निकालते हैं तो एरर हमेशा ऐड होकर आती है, प्लस ओमेगा स्क्वायर में कोई एरर नहीं, एच में है जो दे रखी है, तो डेल्टा जी आपका निकल गया यहाँ से इजीली, डेल्टा जी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रही, जी बाय आर आपको मिनिमम करना है, मिनिमम करना है, इसको बोला है साफ साफ मिनिमम करना है, इनटू डेल्टा एच, इनटू डेल्टा एच, तो जी की वैल्यू 9.8 आप यूज कर लो, रेडियस आपको दे रखी थी 0.1 मीटर, 0.1 इनटू डेल्टा एच कितना हो गया भाई, डेल्टा ए डेल्टा एच एरर, है ना, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, एरर तो है, तो 9.1 इनटू 10 की पावर -3, ये ऑप्शन था शायद, ये आंसर था शायद, 9.1 इनटू 10 आ गया 9.8 इनटू, ठीक है। ये आपका बेटा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, इसकी जो रेडियस है बेटा कैपिटल आर लेनी है, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लो, ये रेडियस आर है इसकी, और
इसमें एक स्प्रिंग दे रखी है, स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3r, मासलेस है, वही स्प्रिंग अपन मासलेस ही लेते हैं, इसकी अपनी जो नेचुरल लेंथ है वो 3r/4 है, ठीक है, मतलब 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ दिस वायर। अब इस स्प्रिंग का जो एक एंड है वो इसके लोएस्ट पॉइंट पर अटैच दिख रहा है आपको, वायर के लोएस्ट पॉइंट पर। अब आगे बोला स्मॉल रिंग ऑफ मास m, यहाँ पर एक स्मॉल रिंग होगी, इसका मास m है, इसको आगे तक ले गए खींच के, which can slide on the track is attached to the end of the to the other end of the spring, स्प्रिंग के दूसरे एंड से यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब आगे द रिंग, अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, ये एंगल 60 दे रखा है, ये वाला, दिस एंगल इज 60, ये वाला एंगल कुछ 60 है ना, ठीक, ये बड़ा ये वाला एंगल नहीं होगा, है ना, ये वाला एंगल तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगी, तो पूरा 90 होता है ना, ये वाला एंगल 90, ये वाला ना, ये वाला स्प्रिंग के साथ एंगल 60, ठीक है। आगे क्या है, द रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी एट पॉइंट P such that the spring makes an angle 60 degree, स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, स्प्रिंग ने वर्टिकल के साथ वही बात आ गई, 60 डिग्री एंगल स्प्रिंग वाला है, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड आगे इंस्टेंट बन द स्प्रिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पर अपने स्प्रिंग को रिलीज करने वाले हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाना है, फोर्स शो करना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो आप कर लेना। डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं, काम करते हैं। अरे भाई कहाँ गया, हाँ आ जाओ। तो यहाँ पर एक आपका सर्कुलर वायर हो जाता है, ठीक है, सही से नहीं बना, ये आप सर्कुलर वायर मान लो, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। अब ये इसका एक डायमीटर ले लेते हैं अपन फटाक से, ये अपना ये डायमीटर मान लो आप, ठीक है, जैसा भी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लानी है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, पहले इसको भी एक्स बोल लो। अब स्प्रिंग के बारे में क्या बोला है कि वो स्प्रिंग इधर कहीं है, ठीक है, गलती कर दी, ये नहीं भाई, स्प्रिंग यहाँ बंधी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ से बंधी है और यहाँ तक कहीं जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है ना, ठीक, और बेटा ये वाला एंगल कितना है, वर्टिकल के साथ 60 है, ठीक है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या थी 3r/4। अब आप एक चीज समझो, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो अगर ये रेडियस है तो आप बताओ, ये भी तो रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस हुई, हुई नहीं हुई, ठीक है, ये रेडियस तो ये रेडियस, तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो बड़ा ये एंगल भी 60 हो गया, फिर तो आइसोलेस, ये r तो ये 60 तो ये 60, अब ये 60 ये 60 तो ये तीसरा तो 60 बचा, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है अभी फिलहाल बेटा r है, r तो ये भी r, तो पूरी स्प्रिंग की लेंथ r है, जबकि इसकी नेचुरल लेंथ क्या थी, नेचुरल लेंथ थी इसकी 3r/4, नेचुरल अगर लेंथ आप देखोगे वो 3r/4 है, मतलब स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है, अगर आप स्प्रिंग फोर्स की बात करते हो, स्प्रिंग फोर्स Fx, बड़ा ये जो एलोंगेशन है x, ये x कितना होगा, अगर नेचुरल लेंथ 3r/4, स्प्रिंग टोटल अभी कितनी लेंथ में है, r, टोटल लेंथ r है, खुद की नेचुरल लेंथ 3r/4, तो एलोंगेशन कितना है इसका r/4। k की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है k की वैल्यू, k की वैल्यू यहाँ दे रखी है mg/r, है ना, k की वैल्यू क्या है हमारे पास mg/r, तो mg/r और ये r/4, r से आ गया, तो ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट पर स्प्रिंग फोर्स निकाल चुका हूं मैं, देख रहे हैं। अब अगर स्प्रिंग फोर्स निकल गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या है, देखो ध्यान से, ध्यान देखना, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम, कितने फोर्स है इस रिंग पर, एक तो इसका वेट mg होगा, आपने रिलीज किया, एक इधर की तरफ नॉर्मल आएगी, एक इधर की तरफ नॉर्मल होगा, और एक इधर की तरफ, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या, ये स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है, कांटेक्ट में है वायर के साथ, तो एक नॉर्मल लगा दिया, अपना वेट तो mg लगा दिया, और एक ये भागने वाले छोड़ते ही भागेगा स्प्रिंग फोर्स, तो ये स्प्रिंग फोर्स Fs आ गया, ये तो इसका FBD हो गया, किसका, आपका रिंग के लिए, तीन फोर्स से तीनों शो कर दिया। अब यहाँ पर दो चीजें पूछी थी, निकालते फटाफट से, हो गया ये, डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो ये बेटा इधर भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स यहाँ है तो क्या होगा, भागना तो वायर के ऊपर है ना, इस वायर पे जब ये भागेगा तो मुझे इधर की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा,
तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा तो मैं सारे के सारे फोर्स इस डायरेक्शन में तोड़ लेता हूँ, मतलब कंपाउंड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए टेंजेंशियल, तो हमें आप क्या करना है, कंपोनेंट निकालने हैं सारे फोर्स के। आप मुझे बताते हो भाई, क्या बताओगे? देखो यहाँ पर ये 60 है वर्टिकल के साथ इस रेडियस का एंगल, ये बेटा ये 60, ये भी 60 हुआ ना फिर, वर्टिकल 60 करस्पॉन्डिंग, ठीक। ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये 30 हो गया, ओके 30। ये रेडियस, ये टेंजेंट पूरा 90 से ये निकाल दो तो ये भी कितना हो गया आपका 30 हो गया, नहीं हो गया? पूरा इस डायरेक्शन में जिधर एक्सट्रेट करने वाली रिंग आपको साफ साफ दिख जाएगा, क्या इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट आएगा और fs का आएगा, नॉर्मल का तो आएगा नहीं, नॉर्मल और ये जो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल को यहाँ कंपोनेंट आएगा नहीं, तो मैं इस fs को इधर तोड़ लेता हूँ, किधर, इधर जिधर एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एक्सेलरेशन के लिए तो m है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक ही डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स का आएगा, क्या आएगा fs 30 ना, तो fs cos 30, देखो ध्यान से, है ना, fs cos 30 और एक mg cos 30, एक आएगा आपका mg cos 30, mg cos 30 इज टू m, समझ गए? क्या किया, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स, दो कंपोनेंट है एक डायरेक्शन में और कोई नहीं है, नॉर्मल बचा था बस, तीन फोर्स थे, तीन में से दो आ गए, एक नॉर्मल बचा था, ठीक है। तो आपका स्प्रिंग फोर्स अपन निकाल चुके, कितना निकाल चुके भाई, कहां था स्प्रिंग फोर्स, mg/4 ये रहा, तो यहाँ डाल दो mg/4 cos 30 √3/2 हो गया, cos 30 और ये mg cos 30 √3/2 इज टू ma, हमें a निकालना है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो m से m सारे गए √3/2, √3 m कट गया, √3/2 बच रहा है और कॉमन आ गया, तो यहाँ पर g/4 बच रहा है, √3/2 g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 5g √3/8, चेक करो भाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इस बार चेक कर लें, 5g √3/8, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, एक्सेलरेशन। अब ऐसे आप नॉर्मल निकाल देना, क्या इस डायरेक्शन मूवमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इधर है और इस मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो, कैसे, नॉर्मल के साथ बेटा fs का ये कंपोनेंट था f cos, तो fs का ये कंपोनेंट कितना आएगा, इधर वाला f sin, तो नॉर्मल प्लस fs sin 30, आपने अभी इधर कंपोनेंट लिया था, अब इधर ले लो, ठीक है। तो इधर ले लिया नॉर्मल के साथ fs sin 30 और mg का यहां लिया था, mg का यहां ले लो, यहां mg sin 30, सही है, mg sin 30, क्या किया, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे आपस में, तो n के साथ fs का fs sin 30 और ये mg बैलेंस कर दो, आपका नॉर्मल निकल गया, तो नॉर्मल निकल गया, fs की वैल्यू क्या थी, mg/4 वहां जाएगा, तो mg/4 sin 30 कितना, हाफ, ये हो जाएगा माइनस में, यहां बच रहा आपके पास प्लस में mg आधा, तो आप ले लेना भाई mg कॉमन लोगे तो हाफ माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3/8 mg, हाँ 3/8 mg, तो आपका जो नॉर्मल आ रहा है बेटा कितना रहा है, 3/8, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3/8 mg, ठीक है। तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन जेईई एडवांस के PYQs, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के PYQs जेईई एडवांस के। थैंक यू वेरी मच।